सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का सेक्शन था और चैप्टर का नाम था नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में अब तक हम आई थिंक 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। ओके, सो उन 2 लेक्चर्स में हमने एक बार तो इंट्रोडक्शन देखा एंड फिर हमने इसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियसली। ओके, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उससे जुड़े हुए कुछ जो हमारे नेशन के साथ में कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके ऊपर डिस्कशन किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा सा आज हमने नेशनल कांग्रेस के बारे में ही पढ़ा था, होपफुली आपको याद है। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट गांधी जी। ओके, हमने ये पढ़ा कि मॉडरेट फेज हुआ, उसके बाद में एक्सट्रीमिस्ट फेज हुआ और फिर गांधीयन फेज आया। गांधीयन फेज आया था 1919 से और कब तक चला, जब तक कि हमें आज़ादी नहीं मिली। तो हम गांधीयन फेज को ही आगे स्टडी कर रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इनकी बेसिक, कुछ इनसे जुड़े हुए एनटीएससी में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी देखेंगे और कुछ कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा भी जाने अबाउट गांधी एंड हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सो हमारा टॉपिक है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, बट इसके पहले ज़रूरी है हम थोड़ा सा जान जाएं कि गांधी जी का सिस्टम क्या था, कहाँ से कैसे उन्होंने अपना वर्क और ये जो एक सेंस था सत्याग्रह का, ये जो थॉट था सत्याग्रह का, वो आया कहाँ से। देखो, अगर मैं अर्लियर आपको बताऊं तो गांधी जी, तुम्हें पता है, बैरिस्टर के लिए इंग्लैंड गए थे। मतलब लॉ जब वो पढ़ रहे थे तो 1891 में इंग्लैंड पहुंचे। जब इंग्लैंड वो पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने बैरिस्ट्री अपनी कंप्लीट की और प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए, जोहान्सबर्ग 1901 में। बैरिस्टर उनका कंप्लीट हो गया 1901 में। जब वो साउथ अफ्रीका पहुंचे तो आपको पता है, आपने सुना होगा बहुत सारे स्टोरीज में कि उनके साथ कुछ इंसिडेंसेस हुए थे, लाइक उनको ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया गया था, ऐसा। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। तो इस दौरान क्या था, इस दौरान वो जब पढ़ा करते थे तो देयर वर 2 पीपल, एक का नाम था लियो टॉल्स्टॉय और एक का नाम था जॉन रस्किन। तो ये जो टॉल्स्टॉय और रस्किन थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे, इनके आइडियाज से काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे। और जब वो साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, जोहान्सबर्ग पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी थे उनके वो फेवरेट हो जाते हैं ड्यू टू हिज थॉट्स। ठीक है, मतलब उनका जो विचार था उससे काफ़ी लोग जो इंडियन पीपल थे वो काफ़ी उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको अपना एज अ लीडर बना लेते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो इंडियन कम्युनिटी थी वो उनके लीडर बन जाते हैं। अब होता क्या है, साउथ अफ्रीका के अंदर जो ट्रांसवेल लेजिस्लेचर है, ट्रांसवेल लेजिस्लेचर मतलब ट्रांसवेल जो जगह थी उसमें जो लेजिस्लेचर वर्क करती थी, वहां पर क्या हुआ, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जितने भी एशियंस हैं, जितने भी एशियंस पीपल हैं, उन्हें अब क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और वो जो रजिस्ट्रेशन है उसको, मतलब एक तरीके का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड था और इन्होंने एक लॉ पास किया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। ऐसे में एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा जिनको हमेशा उन लोगों को अपने गले में टांग के रखना पड़ेगा। और ये जो लॉ था ये पास कर दिया गया 1901 के अप्रॉक्स। एंड जब इस तरह की बात गांधी जी को पता चली तो उनको लगा कि दिस इज़ फॉर ह्यूमिलेटिंग द एशियंस, कि ये ह्यूमिलेट करने के लिए है एशियंस को। तो ऐसे में उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट में एक कैंपेन चालू किया। ही लॉन्च्ड अ कैंपेन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब कि वो, एक तो होता है ना एक्टिव रेजिस्टेंस, एक होता है पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब वो एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब उसमें वो जैसे होता है ना, कोई आप नाराज हो रहे हो तो जता रहे हो कि हम तुमसे नाराज हैं, या उसके अंदर फिर वॉयलेंट एक्शंस होते हैं। तो उन्होंने कहा हम वॉयलेंट एक्शन कुछ भी नहीं करेंगे, वॉयलेंस का इसमें कोई जगह नहीं है। वहां से सत्याग्रह को जो कंसेप्ट था या जो आइडिया था वो इमर्ज हुआ। सबसे पहली बार गांधी जी ने ये जो अपना आइडिया था इसको उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया साउथ अफ्रीका में। अब यहां पर मैंने 2 फोटोग्राफ दे रखी है। ये वो प्लेस था जो टॉल्स्टॉय फार्म कहलाया, जहां गांधी जी अपने इन आइडियाज को लोगों के साथ शेयर करते थे। ये टॉल्स्टॉय आश्रम का फोटो था, टॉल्स्टॉय फार्म कह दो या टॉल्स्टॉय आश्रम कह दो। तो वहां पर उन्होंने इस मूवमेंट को प्रोसीड करने के लिए, आप कह सकते हो ये एक तरीके का हेडक्वार्टर था जहां पे वो अपने इस स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया करते थे अपने लोगों के साथ में। हालांकि आज की पोजीशन ये है कि जो प्लेस है अब ऐसा नहीं है, वो इस तरह का प्लेस है और यहाँ पर केवल एक बोर्ड लगा हुआ है टॉल्स्टॉय फार्म, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ये उस टाइम की फोटो थी और ये फोटो है एट प्रेजेंट। ठीक है, मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और 1910 में
इस मूवमेंट को एक तरीके से मान के चलो मतलब सक्सेस मिला। वहाँ पर जो लॉ बना था उसको वापस से ले लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, और गांधी काफ़ी पॉपुलर हो गए इस टाइम पर, क्योंकि हालांकि स्ट्रगल बहुत लंबा था, 1901 से स्ट्रगल शुरू हुआ और लास्ट में 1910 तक स्ट्रगल चला, बट इनकी जीत हुई। ठीक है, यहाँ से लोगों का जो फेथ था गांधी के ऊपर, साथ ही गांधी जी का जो फेथ था खुद के इस आइडिया ऑफ सत्याग्रह पर, मतलब द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रांग हो गया। ये जो दो पर्सन हैं टॉल्स्टॉय और रस्किन, ये कहीं ना कहीं इसी आइडिया को मतलब एक तरीके से सपोर्ट करते थे और उन्हीं के आइडिया से इन्फ्लुएंस थे गांधी जी भी। अब ये सारा सिस्टम जब यहाँ हुआ तो गांधी जी क्या होते हैं, इंडिया लौट के आ जाते हैं 1915 में। अब तक गांधी जी बहुत फेमस हो चुके थे, कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड, कि भाई ऐसा कोई पर्सन है जिसने बिना लड़ाई करे ये जो भी लॉ थे उन लॉज को इन्होंने सही किया या अपने लोगों के लिए उन्होंने फाइट या स्ट्रगल करा। तो ऐसे में महात्मा गांधी काफ़ी फेमस हो गए, और जब वो इंडिया लौट के आए तो इंडिया में उनको कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। मतलब वो इंडिया आए तो उन्होंने, ऐसा तो है नहीं, उनको पता था कि इंडिया में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको ये चीज़ ध्यान थी, पता थी, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल डिस्कस, हम देखेंगे इसको कि कैसे क्या सिचुएशन हो सकती है। जब वो इंडिया आए थे 1915 में, तो उनको एक मेडल दिया गया था जो है केसरे हिंद, ये याद रखना आप, केसरे हिंद एक मेडल उनको दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्ट्रगल स्टार्ट किया और उस स्ट्रगल में वो सक्सेसफुल भी हुए। इस कारण से इनको एक मेडल दिया गया था 1915 में, केसरे हिंद। ये थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा है। सत्याग्रह के ऊपर बात करें तो सीधी सी बात है, सत्याग्रह का अगर अपन मतलब निकालने की कोशिश करें तो वो होता है सत्य के लिए आग्रह। आग्रह मीन्स आप एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ट्रुथ के लिए आप फाइट कर रहे हो। ठीक है, फाइट भी ऐसा नहीं है कि डिशुम डिशुम हो रही है उसमें, फाइट मीन्स कि उसके अंदर आप कोई भी वॉयलेंट एक्शन नहीं कर रहे हो, आप उसको बहुत ही पीसफुल मैनर में डील कर रहे हो। अभी बताएंगे कौन कौन से हैं। तो क्या है ये, एक फोर्ट मतलब उन्होंने लड़ाई करी साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट द रैशिस्ट रेजिम यूजिंग अ न्यू मेथड, सत्याग्रह। इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो ब्लैक कम्युनिटी थी, इन ब्लैक कम्युनिटीज के साथ में ये जो लोग जिस तरह से बिहेव करते थे उसको, उसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। व्हाइट्स ब्लैक्स के बीच में जो डिफरेंस है, इनइक्वलिटी जहां पर महसूस करवाई जाए, वो एक तरीके का अपार्थेड था। इसके बारे में आपने पढ़ा भी है, वहां इनके साथ ऐसा होता था और इसी के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और लास्टली दे वॉन। अपार्थेड तो पूरी तरीके से नहीं गया, अपार्थेड पूरी तरीके से जाएगा जब नेल्सन मंडेला आगे प्रोटेस्ट करेंगे, जो आपने पढ़ा होगा आपकी इंग्लिश की बुक के अंदर। आ जाइए थोड़ा सा और इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सत्याग्रह होता क्या है? सत्याग्रह इज द मेथड ऑफ मास प्रोटेस्ट इन विच पीपल फाइट फॉर द ट्रुथ थ्रू नॉन वायलेंस। ओके, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर बताया गया कि सत्याग्रह एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे जो लोग हैं वो फाइट करते हैं अपने ट्रुथ के लिए। ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं, वो ट्रुथ के लिए फाइट करते हैं, लेकिन जो भी एक्शंस होते हैं वो नॉन वायलेंट होते हैं, किसी भी तरीके से हिंसा इसमें नहीं होती। क्या बोलेंगे डेफिनेशन? अ मेथड ऑफ मास प्रोटेस्ट इन विच पीपल फाइट फॉर द ट्रुथ थ्रू नॉन वायलेंस। बहुत ही सिंपल सी बात है, होपफुली आपको ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है सत्याग्रह का, आपको याद रखना है। सत्याग्रह में क्या किया जाता है? सत्याग्रह में हमेशा एम्फेसाइज किया जाता है द पावर ऑफ ट्रुथ, एंड इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा देखा जाता है कि हमेशा हम क्या करें, कोशिश करें सत्य की खोज कर सकें। वी शुड सर्च फॉर ट्रुथ। ठीक है, सत्याग्रह में कोशिश यही होती है कि हम सबसे पहले तो ये जानें कि वास्तव में ट्रुथ है क्या, फिर उसके बाद में इस चीज़ को समझें कि जो सत्य है, जो सच है, उसका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है और उसको किसी भी तरीके से आप छुपा नहीं सकते। टाइम लग सकता है बट आप उसको छुपा नहीं सकते हो। सत्याग्रह का बेसिक कंसेप्ट यही था जो गांधी जी डीपली फॉलो करते थे। देखिए, गांधी जी का थॉट था कि अगर आपका जो कॉज है वो ट्रुथ है, अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस। अगर आप असत्य के लिए या मतलब इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हैं अगर आप, तो आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी। गांधी जी कहते हैं कि ऑपरेसर जो है आपके साथ, जो ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, आपके साथ ही जो मिसबिहेव हो रहा है,
जब आप अगर उससे लड़ रहे हो, आप सत्य सच्चाई के साथ हो, इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको किसी भी तरीके का फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। गांधी जी का मानना था कि अगर आपके साथ सच्चाई है, अगर आप असत्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके की फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। फिजिकल फोर्स की जरूरत उसको होगी जो खुद अन्याय कर रहा है। ठीक है, तो गांधी जी का ये थॉट था, याद रखें आप। यहाँ पर एक स्टॉप रेसिज्म, मतलब ये जो रेस के कारण लोगों के साथ डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, इसको आपको रोकना है। गांधी जी का ये थॉट था। ठीक है, ऐसा ही हुआ। देखिए और क्या होता है सत्याग्रह के अंदर, और क्या बात बताई गई। सत्याग्रह में बताया गया कि एक जो सत्याग्रही होता है, मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, कैन विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस विदाउट सीकिंग रिवेंज और बीइंग एग्रेसिव। गांधी जी का ये मानना था कि जो भी सत्याग्रही है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फॉर श्योर जो भी वो व्यक्ति है वो बैटल अपनी जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस, बिना किसी वायलेंट एक्शन के। किसके साथ? बिना एग्रेसिव हुए, बिना अपने रिवेंज को, मतलब अपने गुस्से को, अपने एक तरीके से रिवेंज का जो थॉट होता है ना, उन सबको छोड़ते हुए भी वो जीत सकता है एक नॉन वायलेंट फॉर्म में। अगर आप सच्चाई के साथ हैं, गांधी जी का मानना था कि अगर आप सच्चाई के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, और आपका जो वे है वो ट्रुथ है, मतलब आप ट्रुथ के साथ में जुड़े हुए हैं अगर, तो आपको किसी भी तरीके से इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको कोई हथियार चाहिए ही नहीं। गांधी जी का ऐसा थॉट था। हालांकि उन्होंने प्रूव भी करके बताया, टाइम बहुत लगा, बट ही हैज़ प्रूवन कि हमें कभी भी ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो और क्या होता है, इन्होंने कहा कि सत्याग्रह के अंदर आप बार बार अपील कर सकते हो। दिस कैन बी डन बाय द अपीलिंग टू दिस कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। आपको वो कोशिश करेगा ऑपरेसर बार बार अपने रास्ते से हटाने की, आपको थोड़ा सा परेशान भी करेगा, बट अगर आपको जीतना है तो आपको कॉन्टिन्यूसली लगा रहना पड़ेगा अपने थॉट्स के साथ में। आपको कोई भी फिर शायद इस लड़ाई में हार, मतलब जीतने से रोक नहीं सकता। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंट विद दैट थॉट, अगर आप उस विचार के साथ जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं लगातार, तो आप उसके, मतलब आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर एक चीज और बताई गांधी जी ने, वो थी कि अगर आप कई बार जो ऑपरेसर्स होंगे वो कोशिश करेंगे, हो सकता है ट्रुथ को वो छुपाने की कोशिश करें, हो सकता है ऐसी भी सिचुएशन आए कि वो वायलेंट हो जाएं। बट गांधी जी क्या सोचते थे, सत्याग्रह के अंदर वो कहते थे कि जो लोग हैं, इंक्लूड करो ऑपरेसर्स को भी, तो उनको कहीं ना कहीं आगे चल करके जो ट्रुथ है उसको देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द वायलेंस। मतलब अपने आप ऐसा टाइम आएगा जो ऑपरेसर्स भी हैं वो भी आपका जो ट्रुथ है उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, जो भी उन्होंने, मतलब वो थॉट लेकर आ रहे हैं उसको वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेंगे। एंड आपको उनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं करवानी पड़ेगी, ट्रुथ को आपको एक्सेप्ट नहीं करवाना पड़ेगा। आप ऐसा सोचो कि थोड़ा सा फोर्सफुली या वायलेंट एक्शंस लेकर के लोगों को जो सत्य है वो एक्सेप्ट कराओ। नो, देयर विल बी नो नीड। आपको जस्ट केवल क्या करना पड़ेगा, आप अपने सत्य के साथ बने रहो। एक टाइम आएगा, हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, बट टाइम आएगा जब आप ऑटोमेटिकली, इंक्लूडिंग ऑपरेसर, वो सत्य जो बात है, वो जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करेगा। जो गलत एक्शंस उसने लिए हैं उनके अगेंस्ट वो रिग्रेट फील करेगा और अल्टीमेटली आपकी जीत हो जाएगी। ये सारे जो थॉट थे गांधी जी के थे, मेरे हिसाब से तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। लास्टली गांधी जी ने कहा कि सत्य कभी हारता नहीं है, सच्चाई कभी हारती नहीं है। जो ट्रुथ है वो हमेशा सामने आता है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ऐसा कौन कहते हैं? गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स, मतलब ट्रुथ जो है हमेशा जीतता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आ जाइए आगे चल के, और गांधी जी ने क्या कहा सच्चाई के बारे में। देखो भाई, ट्रुथ के बारे में क्या है। महात्मा गांधी से कई बार ये भी पूछा गया था उनका, एक्चुअली जब गांधी जी काफ़ी फेमस हो गए ना, तो गांधी जी के साथ में कई और चीज़ें जुड़ गई। गांधी जी से कई चीज़ों को लेकर के उनके थॉट जानने की कोशिश की गई। बार बार वो नॉन वायलेंट एक्शंस के ऊपर बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे हर बार। ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ भी तो बनी है। तो जब वो अहिंसा की बात करते थे तो कहीं ना कहीं उनको इससे भी कनेक्ट किया जाता था कि आपका धर्म क्या है, आपका एक्चुअल में जो रिलीजन है वो क्या कहता है, आपका धर्म क्या है। तो गांधी जी ने बहुत ही सुंदर लाइन कही। उन्होंने कहा कि जो धर्म होता है वो धर्म क्या है,
धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो उन्होंने कहा कि जो ये धर्म है ना, यही मतलब आप अगर एक सारे रिलीजन्स को छोड़ दो, हिंदू छोड़ दो, मुस्लिम छोड़ दो, अगर आपने एक धर्म अपना लिया अहिंसा का, तो इस धर्म को अपनाने के बाद में आप उनके हिसाब से ये मानना था उनका कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो सारे इंडियंस जो इतने जिनके ऊपर बहुत सारे लोग अत्याचार कर रहे हैं तो उन सबको आप यूनाइट कर पाओगे। एंड यही सबसे ऊपर है, अहिंसा परमो धर्म है। आपने सुना होगा कि सारे धर्मों में सबसे ऊपर जो है वो अहिंसा है। तो उसी थॉट को गांधी जी प्रोसीड करते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, और इसी के लिए जो ये सत्याग्रह मूवमेंट था वो सत्याग्रह मूवमेंट देखा गया भारत में कई जगह पर गांधी जी के थ्रू। तो मैं आपको सबसे पहले बार बता चुका हूं कि गांधी जी जब लौट के आए थे इंडिया में, तो वो जब इंडिया में लौट के आए तो दैट डे वाज 1915 में जब गांधी जी लौटे, उनको कौन सा मेडल दिया गया, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। जो भी मेडल उनको दिया गया वो क्यों दिया गया, चलो मेरे हिसाब से आपको पता होगा और आप जान चुके होंगे कि उनको मेडल दिया गया था केसरे हिंद, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट विन किया था, सक्सेसफुल मूवमेंट उन्होंने किया अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, एंड बिना किसी आप कह सकते हो बिना किसी वायलेंस के, और जो कि दूसरे देश की धरती पर और अपने देश के लोगों के लिए, अपने टाइप की कम्युनिटी के लोगों के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया, एंड एक ऐसा मास स्ट्रगल जो इतने बड़े पैमाने पे था, दूसरी जगह पे था, और वो जीत भी गए। दैट इज़ वाई उनको केसरे हिंद का खिताब दिया गया, मेडल दिया गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए, प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो सत्याग्रह, अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानने की कोशिश करते हैं कि सत्याग्रह मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देखा गया इनिशियली डेट्स के हिसाब से देखें तो 15 में गांधी जी, आपको आगे की 4 डेट और याद रखनी, 4 ईयर और याद रखने, 16, 17 और 18 सत्याग्रह मूवमेंट जो हुए हमारे, एक हुआ आपके बिहार के अंदर और 2 हुए आपके गुजरात के अंदर। ठीक है, एक हुआ आपके बिहार में और 2 हुए आपके गुजरात में। सबसे पहले हुआ 1916 चंपारण, कई जगह पर 1917 भी इसको बताया जाता है, क्योंकि 1916 कई जगह इसलिए लिखा गया है क्योंकि दिसंबर के अंदर इनिशिएट किया गया था। हालांकि सक्सेसफुल हुआ था 17 में, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी 17 है। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ और 1918 में हुआ अहमदाबाद में। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आपसे मैप के अंदर भी पूछा जाता है कि आपको इनको मार्क करना है कि कहां कहां पर सत्याग्रह मूवमेंट हुए हैं, मार्क कीजिए। तो आपको 3 मूवमेंट याद रखने हैं, 3 सत्याग्रह मूवमेंट याद रखने हैं, 16, 17 एंड 18। एक हुआ है बिहार में, 2 हुए हैं गुजरात में। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन चंपारण की। चंपारण में क्या हुआ था, देखिए भाई, चंपारण का ये जो स्ट्रगल था या ये जो सत्याग्रह मूवमेंट था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। It was a time of 1916 Champaran in Bihar to struggle against the plantation system where the peasants were forced to grow indigo. देखो, जब गांधी जी यहाँ लौट के आए तो गांधी जी को पता चला कि बहुत सारे देश, मतलब हमारे देश के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। गांधी जी को लगा कि ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सारे लोग, गांधी जी अपने आश्रम में थे, जब यहाँ वो आए तो लोग उनके पास आने लगे, अप्रोच करने लगे। गांधी जी पहले घूमते नहीं थे हर जगह पर, तो ऐसे में गांधी जी के पास में क्या हुआ, जब लोग आते थे और अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते थे तो गांधी जी इतना जल्दी बिलीव नहीं करते थे। गांधी जी ने कहा मैं वहाँ खुद जाऊँगा और मैं देखूंगा। तो गांधी जी विजिटेड चंपारण, कब, 1916। हालांकि 1916 दिसंबर के अंदर वहाँ, मतलब कुछ लोग आकर के गांधी जी को बताते हैं अपने कंडीशंस के बारे में, और एक्चुअल में जो इंसिडेंट्स होता है ये होता है अप्रैल के अंदर, 10 अप्रैल के आसपास की बात है, 10 अप्रैल 1917। ठीक है, तो दिसंबर 1916 के अंदर गांधी जी तक अप्रोच करते हैं लोग बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, एंड दे स्ट्रगल, मतलब यहाँ पर गांधी जी फिर स्ट्रगल शुरू करते हैं किसके अगेंस्ट में, याद रखना कॉज पूछा जाता है, प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में। क्यों, क्योंकि वहां पे इंडिगो के प्लांटेशन के लिए लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो ग्रो करो, बाकी सारी चीजें आप छोड़ दो। ये जो फार्मर्स थे ये नहीं चाहते थे इंडिगो को ग्रो करना। इंडिगो क्या था, इंडिगो एक फ्लावर था जिसको ब्रिटिशर यूज करते थे फॉर ब्लू कलर। ठीक है, अब ये जो फ्लावर था इसकी डिमांड काफी थी। क्यों, ये जो इंडिगो का फ्लावर होता है, एक्चुअली उस टाइम पर जो ब्रिटिश जो फ्लैग था, या फिर मैं कहूँ ब्रिटिशर एक तरीके के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, तो वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा कलर नहीं बना था जो ब्लू कलर लोगों को दे सके।
तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए और उनको पता चला कि ऐसे यहाँ पर एक ब्लू कलर का फ्लावर है जिसको प्रोसेस करके आप डाई मतलब एक तरीके का कलर बना सकते हो, जिससे कि लोगों के कपड़ों में या फिर फ्लैग है या किसी भी तरीके का जहाँ पे ब्लू कलर की ज़रूरत होती है, और तुम जानते भी होगे ना ब्लू कलर काफ़ी प्रोमिनेंट कलर्स में से एक होता है, तो ऐसे में आप उसको बना सकोगे इन कलर्स के थ्रू। तो उसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, तो ब्रिटिशर्स हमें फोर्स करते थे कि आप ब्लू मतलब इंडिगो ग्रो करो। और इंडिगो के साथ में सीन ये था कि एक बार अगर आपने उसको ग्रो करना शुरू किया है तो धीरे 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 वो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं वो कम कर देता है। तो ऐसे में किसानों को, क्योंकि वो फोर्स कर रहे थे और किसान इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जान चुके थे, तो किसान नहीं चाहते थे कि वो इंडिगो मतलब एक तरीके से ग्रो करें, ठीक है, क्योंकि उनको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था उसका। और इन लोगों को, क्योंकि दे आर एक्चुअली बीइंग फोर्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो गांधी जी के पास जब ये आते हैं तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है भाई चलो मैं देखता हूं। तो गांधी जी वहां पहुंचते हैं चंपारण में, और चंपारण में वो स्ट्रगल शुरू करते हैं। और ये जो स्ट्रगल हुआ वो हुआ प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में। कॉज अगर पूछे तो आपको बताना है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए। आ जाइए नेक्स्ट स्ट्रगल पे, और वो है आपके खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, सेम वही कंडीशन। उन्होंने वहां पे मूवमेंट जब स्ट्रगल मतलब शुरू किया अपना सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण में जब ऐसा होने लगा तो चंपारण के अंदर जो कंडीशंस थी वो धीरे 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 ब्रिटिशर्स की नज़रों में आने लगी। ब्रिटिशर्स पहले भी जानते थे, पहले से ही जानते थे कि साउथ अफ्रीका में ऐसा ही कुछ करके आए हैं, और जब यहाँ आए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कुछ तांडव तो मचाएंगे। तो जब वो बिहार से खेड़ा मतलब गुजरात पहुंच गए, और गुजरात के अंदर भी जाकर के जब उनको ऐसी चीज़ें पता चली कि गुजरात के अंदर भी लोगों को एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है टैक्स पे करने के लिए, रेवेन्यू पे करने के लिए, जबकि उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे कई टाइम से क्रॉप फेलियर हो रहा था, और वहाँ पे एपिडेमिक प्लेग भी फैल रहा था, जिसके कारण किसान जो थे उनको इकोनॉमिकली एंड सोशली काफ़ी लॉसेस हो रहे थे, और फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था कि आपको टैक्स पे करना है। तो वहां पर उन लोगों के सपोर्ट के लिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांधी जी पहुंचे और सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। उनको समझाया, हालांकि गांधी जी हर जगह बैठ के थोड़ी करेंगे खुद ही काम, तो उनको बताया कि व्हाट यू नीड टू डू इज एंड क्या तो करना है और मैं आपके साथ में हूं, ठीक है। इस बात के लिए उन्होंने अश्योर किया। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात टू सपोर्ट द पीजेंट्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड द प्लेग एपिडेमिक, peasants were unable to pay revenue and Britishers were forcing them कि आपको भैया क्या करना है, आपको टैक्स पे करना जरूरी है, टैक्स पे कीजिए। टैक्स पे करना है, लेकिन टैक्स पे करें कहां से, ये पंगा था। इसीलिए गांधी जी को लगा कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, ब्रिटिशर्स को एटलीस्ट इस बात के लिए अवेयर करना चाहिए कि इनके पास में कोई ऐसा जरिया ही नहीं है जिसके थ्रू ये पैसा आपको पे कर सकें। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम पर किसानों की तो बात तो मानेंगे नहीं, तो ऐसे में गांधी जी ने बोला अपन हैं अभी। तो ऐसे में गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और गांधी जी सपोर्ट करते हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों को, पीजेंट्स को, जो अफेक्टेड हुए थे क्रॉप फेलियर के कारण या फिर एपिडेमिक के कारण। आगे देखिए भाई, ऐसा ही एक मूवमेंट हुआ कहाँ पे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद के अंदर भी ऐसा ही मूवमेंट हुआ। वहाँ पर क्या हुआ, जो ये फैक्ट्री वर्कर्स थे जो कॉटन मिल के अंदर काम कर रहे थे, कॉटन मिल्स में काम करने वाले लोग थे, इनको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी अहमदाबाद के अंदर सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं 1918 में। अब क्या था यहां पर, इनकी डिमांड क्या थी, बहुत ही सिंपल सी डिमांड थी कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता था, जो कॉन्ट्रैक्टर होता था वही खा जाता था बीच में। जैसे ऑर्डर दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर बीच में है और फिर वर्कर्स उस चीज को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे में यहां पर कंडीशन थी कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट शेयरिंग होती थी वो जो टॉप लेयर्स होती थी उनमें चली जाती थी, वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता था। साथ ही इनकी जो वेजेस थी वो काफ़ी कम थी, वर्किंग आवर काफ़ी ज़्यादा थे। जैसा हर जगह पर कंडीशन था वर्कर्स का, सेम कंडीशन यहाँ पर भी था। बट अहमदाबाद के अंदर जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, दे वर डूइंग रियली गुड, बहुत अच्छा कर रहे थे और उनकी डिमांड भी अच्छी खासी थी। तो गांधी जी ने कहा कि भैया देखो, आपका जो बेनिफिट है वो तो तभी हो सकता है जब आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिले। तो उन्होंने कहा कि आपके वेजेस आपको बढ़वानी है, काम आप अच्छा कर रहे हो, तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा। और गांधी जी की बात ये चीज़ समझ में भी आने वाली थी, क्योंकि इनका जो डिमांड था वो काफ़ी ज़्यादा था इंटरनेशनल लेवल पे। जो कॉटन क्लोथ्स थे या कॉटन से यहाँ जो कपड़े बनाते थे, थ्रेड बनाते थे, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो गांधी जी ने कहा कि आपकी वेजेस बढ़नी चाहिए। इन्होंने खुद ने गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बताई, तो गांधी जी वॉज इन सपोर्ट। तो ऐसे में इन्होंने इनको सपोर्ट करने के लिए सत्याग्रह मूवमेंट किया। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे मैक्सिमम ब्रिटिशर्स थे, और जो इंडियंस थे वो तो इनकी बात मान नहीं रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में हायर वेजेस के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उसमें गांधी जी ने इनका एक तरीके से सपोर्ट किया। हमने
3 कंडीशंस पढ़ी। क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देखते हैं। गांधी जी जब इंडिया आए तो गांधी जी के बारे में देख रहे हैं कि गांधी जी कब आए, 1915 में। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है केसरे हिंद, ठीक है, याद रहेगा। 1916 में गांधी जी ने विजिट करना शुरू किया। 16 के अंदर, या आप इसको 16 एंड 17 कह दीजिए, कहां पर पहुंचे, बिहार, ठीक है। बिहार के अंदर कहां पहुंचे, चंपारण। चंपारण के अंदर जाने का मेन इंटेंशन इंडिगो, ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। इसके अगेंस्ट में ये हम बात कर रहे हैं सत्याग्रह की, सत्याग्रह, गॉट इट। इसके बाद में 1917 ये आ गया अपना खेड़ा, ये गुजरात। गुजरात कहां, खेड़ा। और खेड़ा में क्यों गए थे भैया, टैक्स वॉज द कॉज, टैक्स वो कॉज था। आ जाते हैं 1918 पर। 18 पे जब हम पहुंचे, सेम वही गुजरात, अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्यों, कॉटन मील वर्कर्स के सपोर्ट में, ओके। यहां तक याद रहेगा, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइमलाइन को थोड़ा अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। क्यों, 15 से शुरू करेंगे। इस पूरे के पूरे जो भी इंसिडेंट्स हम पढ़ रहे हैं, इस पूरे इंसिडेंट्स को हम टाइमलाइन के हिसाब से देख रहे हैं। इससे पहले 2-3 चीजें हुई है, 1905 और 1906। यहां 1905 में आ जाओ आप, तो 1905 में जो बांग्लादेश है हमसे अलग हो गया है, ठीक है। और 1906 में जो मुस्लिम लीग है उसका फॉर्मेशन हो गया है, वो मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। यहां आप ध्यान रखो, 15 के अंदर केसरे हिंद, भारत लौट के आ गए थे गांधी जी। 16 में बिहार, फिर खेड़ा और अहमदाबाद। इसको याद करने के लिए मैंने एक सर का एक बहुत अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक सुना, मुझे अच्छा लगा, आपको भी याद रहेगा। देखो भाई, इसको कैसे याद रखेंगे कि 15 में जब गांधी जी भारत आए तो 16 में वो चंपा से मिले, कहाँ पे, बिहार के अंदर। और उसके बाद में फिर उनको लेकर के वो गुजरात गए, वहाँ पर उन्होंने उनको खेड़ा में पेड़ा खिलाया। और उसके बाद फिर वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में कॉटन क्लोथ्स लेने के लिए आगे पहुँचे। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, इट इज़ काइंड ऑफ ट्रिक, या फिर आप सोच लो, इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान तुम्हारा ज़्यादा ही रहता है। तो इस तरह से ये सत्याग्रह मूवमेंट थे जो हमने देखे। अब जब गांधी इतना सब कुछ घूम रहे थे तो 1919 में अंग्रेजों को लगा कि भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा, ये जो व्यक्ति है ये हर जगह घूम रहा है और कहीं ना कहीं हमारे लिए पंगा कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, रॉलेक्ट एक्ट लगा दिया। और इस रॉलेक्ट एक्ट से गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि ये तो ब्लैक लॉ है। अब ये क्या था रॉलेक्ट एक्ट, और गांधी जी ने फिर इसके अगेंस्ट में क्या किया, उसको जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ नेक्स्ट आपके लेक्चर तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करते हैं इसके आगे। अगर आपको इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कीजिए और लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास। सी यू, हैव अ नाइस डे।